Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. This will be our last class for today's chapter, that is chapter 1, law relating to foreign exchange management. स्टार्ट करें हम लोग। लास्ट क्लास हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा है। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। रियलाइजेशन, रिपैट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेन करेंसी। क्या है कंसेप्ट, सिंपली समझ लो। सबसे पहले सेक्शन 8 कहता है कि देखो, किसी के पास भी फॉरेन करेंसी अगर है तो भैया तुमको तो वो फॉरेन करेंसी इंडिया में तुम रख नहीं सकते, है ना। तुमको इसको कन्वर्ट करवाना है, ये तो तुम्हारा ड्यूटी है। उसी ड्यूटी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। रियलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्शन। मतलब पकड़ ले, कोई ट्रेडर है, ठीक है, कोई एक्सपोर्टर है, पकड़ ले, जो एक्सपोर्ट करता है सामान बाहर देश को, बाहर देश से उसको फॉरेन करेंसी में मिलता है। क्या वो फॉरेन करेंसी अपने पास रख सकता है? नहीं, उसको तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? पर्टिकुलर अमाउंट तक रख भी सकता है, थोड़ा मोड़ा अमाउंट जो है वो रख भी सकता है, लेकिन वो बाद में हम लोग देखेंगे। $2000 तक तो वो रख सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा होता नहीं है वैसे, ठीक है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है कि नॉर्मल लोग ट्रेड कैसे करते हैं। अगर जो मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, मैं इंडिया से भेज रहा हूँ सामान, तो वहाँ से तो मेरे को इंटरनेशनल पैसा मिलना चाहिए। तो ये पैसा मेरे को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट तो करना होगा अपने पास रखने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? 1 करोड़ रुपए, ठीक है, वो तो तुम ऐसे कैश में यूएस डॉलर अगर 1 करोड़ रुपए तुम्हारे घर से मिल जाए तो भैया तुमको जेल लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये दिक्कत हो जाता है। तो तुमको कन्वर्ट करना है उसको इंडियन करेंसी में। अंडरस्टूड? अच्छा, तो पहला जो टॉपिक है वो है ये रियलाइजेशन, जो कि कन्वर्ट। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है तुम्हारा कि तुम पैसा बाहर से लेकर इंडिया में ला रहे हो, ब्रिंगिंग इट, ठीक है। एंड सबमिटिंग इट, सरेंडर कर रहे हो। कहाँ पे? बैंक पे सरेंडर कर रहे हो, एडी बैंक के पास। उसके बाद वो कन्वर्ट करके तुमको रुपये में दे रहा है और फॉरेन करेंसी। सिंपल बात है, समझ में आ चुका है। अब देखो सिंपल चीज, इंडियन रेसिडेंट को क्या बोला गया है कि जो भी तुम रिसीव कर रहे हो, अर्न कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज से, उसको तुमको क्या करना है? रियलाइज करना है, रिपैट्रिएट करना, मतलब इंडिया में लेकर आना है। एंड देन यू हैव टू रियलाइज इट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंडियन रुपीस, ठीक है। यह है ड्यूटी उनका, इंडियन रेसिडेंट का। अब देखो, मैनर ऑफ रिपैट्रिएशन का मतलब होता है कि कौन से मैनर में तुमको जो है लेकर आना है, किस मैनर में। ऑन रियलाइजेशन फॉरेन एक्सचेंजेस मस्ट बी ब्रॉट इन टू इंडिया। ऑब्वियसली रियलाइजेशन मतलब जैसे तुमको मिल जाए, कन्वर्ट करना है। एंड सोल्ड टू एन ऑथराइज्ड, अब जो तुम ये लेकर आओगे उसके बाद तुम उसको कन्वर्ट करोगे कैसे? तुम सेल कर दोगे उसी पैसे को ऑथराइज्ड पर्सन के पास। ऑथराइज्ड डीलर होता है वो, उसको कहा जाता है ऑथराइज्ड डीलर। अब ये जो ऑथराइज्ड पर्सन है ना, उसके डेफिनेशन तुमको मैं दिखाता हूँ। देखो, ये देखो ऑथराइज्ड पर्सन का डेफिनेशन मैं तुमको दिखाता हूँ। ये जो ऑथराइज्ड पर्सन है ना, इसमें ऑथराइज्ड डीलर आता है, मनी चेंजर आता है, ऑफ शेयर बैंकिंग यूनिट आता है, एनी अदर पर्सन आता है जो कि ऑथराइज्ड है बाय द आरबीआई टू डील विद द फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसीज। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, सीधा हम लोग हमारे काम की चीज को देखेंगे। ज्यादा दिमाग दोगे इधर उधर तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो तुमको ऐसे ऐसे याद रखना है चीजों को। अच्छा, सो सेल कर दोगे ऑथराइज्ड पर्सन के पास। सेल करने का मतलब ये नहीं होता तुम बेच रहे हो, मतलब कन्वर्ट करना जो है वो भी एक प्रकार का बेचना ही होता है। तुम यूएस डॉलर उसको दे रहे हो, वो तुमको इंडियन करेंसी दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, सोल्ड टू एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर रुपीस, रुपी बदले में तुमको मिलेगा। अगर तुमको रिटेन करना है, याद रखो, और रिटेन्ड इन एन अकाउंट विथ एन एडी। अगर तुमको रिटेन करना है, तुमको ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाना होगा। आरबीआई क्या करता है पता है? आरबीआई ना स्पेसिफाइड एक एक्सटेंट तक तुमको रिटेन करने का अधिकार देता है, ठीक है, कि इतना एक्सटेंट तुम रिटेन करो, रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम रख सकते हो, इतना अमाउंट रख सकते हो, ठीक है। अब वो जो अमाउंट है तुम घर पे नहीं रख सकते, वो अमाउंट तुमको रखना होगा तुम्हारे एडी के पास, ठीक है, ऑथराइज डीलर के पास। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके पास एक अकाउंट खोल लो एंड उसी के पास रखो। नॉर्मली बैंक्स होते हैं ये लोग। यूज्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिनोमिनेटेड डेट लाइबिलिटी। अगर फॉरेन में किसी प्रकार का डेट लाइबिलिटी तुम्हारा क्रिएट हो गया, जैसे मैंने तुमको बताया था कि तुमने फॉरेन में कोई इंटरनेशनल ट्रिप करने के बारे में सोचा। अब फॉरेन में तुमने क्या किया? इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो करने के लिए सोचा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, ठीक है। और तुम्हारे पास अगर एडी अकाउंट में तुम्हारा एक अकाउंट है एडी के पास जहाँ पे फॉरेन करेंसी ऑलरेडी है, तो वो यूज कर लो। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? यूज्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिनोमिनेटेड डेट एंड लाइबिलिटी, ठीक है, लोन या फिर लाइबिलिटी। अच्छा, फिर आता है
Repatriation is deemed when payment is in rupee is received in India from an overseas bank account exchange house maintained with AD, मतलब ये कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो, जब ना तुम पैसा, ठीक है, फॉरेन करेंसी पेमेंट तुमको आ रहा है, इंडिया में तुम रिसीव कर रहे हो, और कहाँ से आ रहा है, ओवरसीज बैंक से, मतलब बाहर के बैंक से आ रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली इंडिया में आ ही रहा है ना, तो रिपैट्रिएशन तो हो ही रहा है। इज डीम्ड व्हेन पेमेंट इन रुपीज रिसीव्ड इन इंडिया। समझ में आ रहा है? यूट्यूब पकड़ ले, यूट्यूब चला रहा हूँ मैं, यूट्यूब से क्या भेज रहे वो लोग, यूएस से क्या भेज रहे, यूएस डॉलर भेज रहा है ना, लेकिन मेरा बैंक एसबीआई वो मेरे को क्या देता है, डॉलर देता है या फिर क्या क्या देता है, रुपी देता है, रुपी देता है ना दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, तो वो डीम्ड ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो ही जाता है वैसे भी। फिर देखो, पीरियड फॉर सरेंडर ऑफ रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज। रियलाइज्ड का मतलब होता है जो तुमको मिला है, तो विद इन 7 days ऑफ रिसिप्ट, जैसे 7 दिन हो जाए वैसे वैसे कर लो। 7 day का टाइम लिमिट है फॉर रेम्यूनरेशन फॉर सर्विस, लॉफुल ऑब्लिगेशन, इनकम ऑन एसेट अब्रॉड, इनहेरिटेंस, सेटलमेंट और गिफ्ट। और 90 days होता है, इनके अलावा कुछ भी और रीजन है जिसके कारणवश तुमको पैसा मिला है, तो 90 days का टाइम लिमिट है, तुम कन्वर्ट कर लो, वरना 7 days, ठीक है। अच्छा, पीरियड फॉर सरेंडर इन सर्टेन केसेस इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट, ठीक है, ये है नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट, ये भी नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट। देखो, अनयूज्ड फॉरेन एक्सचेंज, बाहर गए हो घूमने के लिए, ठीक है, देखो अगर तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, पीरियड ऑफ सरेंडर इन सर्टेन केसेस, और वो अनयूज्ड हो चुका है, मतलब किसी कारणवश तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज है और वो अनयूज्ड रह चुका है, तो उसको तुमको सरेंडर करना होता है 60 days के अंदर अंदर, ठीक है। अनस्पेंट, अनस्पेंट अमाउंट भी तुमको 90 days के अंदर अंदर तुम्हारा टाइम लिमिट होता है, ठीक है, विद इन 90 days यू हैव टू रिटर्न इट। अंडरस्टूड? अगर तुम्हारे पास करेंसी नोट कॉइन है तो। अगर ट्रैवलर चेक है, ट्रैवलर चेक मैंने तुमको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, ट्रैवलर चेक एक ऐसा एक प्रकार का है तुम्हारा जो है करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब करेंसी को एक करेंसी के बिहाफ पे, जैसे करेंसी मतलब तुम्हारे पास अगर नोट वगैरह रह जाए, ठीक है, तो उसको तुम घुमा भी सकते हो, ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारा ट्रैवलर्स चेक होते हैं ना, वो घूमते नहीं है, और गुम भी गया तो तुमको रिटर्न मिल जाता है, क्या ये समझ में उसी वैल्यू का, तो इसमें सेफ रहता है। ट्रैवलर चेक्स आर सेफ फॉर ट्रैवलिंग पर्पसेस, अंडरस्टूड? तो वो 180 days तक तुम्हारे पास टाइम लिमिट है, तुम इसको चेंज करवा सकते हो। फिर आता है देखो, पीरियड फॉर सरेंडर बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉरेन एक्सचेंज मस्ट बी सरेंडर टू एन ऑथराइज्ड पर्सन विद इन 180 days फ्रॉम रिसीप्ट, ठीक है। पीरियड फॉर सरेंडर बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल मतलब जो इंडिया में रह रहे हैं, तो उसका कितना टाइम लिमिट, 180 days, ठीक है। अच्छा, फिर है रेमिटेंस ऑफ एसेट, मतलब रिमिटेंस ऑफ एसेट का मतलब होता है कौन इंडिया से, हु कैन सेंड मनी एंड एसेट आउटसाइड इंडिया, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये बहुत जो है ना उनको देख के रखना होता है, वरना टेररिज्म एक्टिविटीज जो है बहुत कुछ होता है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसमें लिमिट है, देखो अगर तुम एसेट भेज रहे हो, एसेट अप टू $1 million पर फाइनेंशियल ईयर ये अलाउड है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? रेमिटेंस बाय इंडिविजुअल नॉट बीइंग एनआरआई एंड पीआईओस, याद रखना, ठीक है, तुमको अगर तुम इंडिविजुअल हो, रेमिटेंस बाय इंडिविजुअल नॉट बीइंग, तुम एनआरआई नहीं हो, पीआईओ नहीं हो, तो पीआईओ सर, पीआईओ क्या होता है? पीआईओ का होता है मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है। नॉट बीइंग एनआरआई एंड पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मतलब इंडिया का ऑरिजिन वाला बंदा नहीं हो एंड एनआरआई हो, ठीक है। एंड नॉट बीइंग एनआरआईज मतलब एनआरआई नहीं हो, तो इनके अलावा, ठीक है, नॉट बीइंग एनआरआई एंड पीआईओ। अब जो ये पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, याद रखना इंडियन ऑरिजिन है उसका, ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक, ये जो बंदा है ये इंडियन ऑरिजिन का है, लेकिन क्या वो इंडियन है? नहीं, वो ब्रिटिश है। क्या ये समझ में आ रहा है ना? इसको तुमको समझ में आ रहा है? फॉरेन नेशनल है वो लोग, तो इनको छोड़ के इनके लिए तो अलग ही है, अलग तुम्हारा जो है रूल्स रेगुलेशन है। वो लोग नॉर्मली इंडियंस जो है, इंडिविजुअल्स जो है, वो कितना भेज सकते हैं? $1 million पर ईयर, ठीक है। कैसे? पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मतलब जो रिटायर हो चुका है इंडिया से। पर्सन इनहेरिटेड फ्रॉम सेक्शन 65 क्या होता है?
फर्स्ट दे वेयर मतलब नॉन रेसिडेंट एंड नाउ दे आर रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? पहले वो नॉन रेसिडेंट थे, पकड़ ले कोई फॉरेनर इंडिया में आके रेसिडेंटशिप उसने ले लिया, ठीक है, शी बिकेम अ रेसिडेंट इन इंडिया कंप्लीटली। तो वो अंडरस्टूड। अगर तुम ये हो तो पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, फिर नॉन रेसिडेंट विडोअर वो भी, ठीक है। फिर आता है फॉरेन स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्टडीज, ठीक है, मैं रेमिट बैंक अकाउंट बैलेंसेस। ये क्या होता है मैं तुमको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ। देखो कोई भी फॉरेन स्टूडेंट है जो बाहर में पढ़ने के लिए गया है, उसके बैंक अकाउंट में फॉरेन करेंसीज होगा, ठीक है। और पकड़ लो कोई भी स्टूडेंट इंडिया में आया है पढ़ने के लिए, तुमको लगता है कि सारे स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। देखो दूसरे का जो धन दौलत होता है ना, वो हमेशा जो है आंख में ज़्यादा लगता है, ठीक है। या फिर और कोई कहावत हो तो मैं बता देता, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है। सिंपल चीज़ ये है कि बाहर देश से लोग भी इंडिया में आते हैं पढ़ाई करने के लिए। अंडरस्टूड। देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन पीपल हु कम इन टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड टेक एडमिशन फॉर देयर एजुकेशन। नंबर वन चीज़ ये होता है कि वो चीप रहता है, एजुकेशन चीप रहता है एज कम्पेयर टू फॉरेन एजुकेशन। एंड दूसरा चीज़ ये होता है क्वालिटी आर द बेस्ट। इफ क्वालिटी आर नॉट द बेस्ट, देन हाउ कम Indian people are going out of India and they are building businesses and they are running this such big companies। समझ में आ रहा है? जितने भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं इंडिया से निकल के जाते हैं बाहर में सेटल हो जाता है। तुम सोच पा रहे हो आज के डेट में चाइना एंड इंडिया आर द टू टॉप मोस्ट टॉपिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तुम कहीं से भी कोई भी कंट्री पकड़ लो, किसी का भी एजुकेशन सिस्टम टॉप लेवल का हो जाए, लेकिन आज के डेट में चाइना एंड इंडिया जो है, इनके जो लोग हैं ना, वो लोग पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली चाइनीज एंड इंडियन। अब तुम इलॉन मस्क को देख लो, जब भी वो इंटरव्यू के लिए आता है ना, ग्रॉक का इंटरव्यू के लिए आता है, ग्रॉक एआई जो है वो उसने लॉन्च किया है, उसके कोई भी अपडेट है, कोई भी नया कुछ है उसके लिए आता है, तो उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, सारे चाइनीज एंड इंडियन है। एक भी यूएस का बंदा मेरे को नहीं दिखता अदर देन एलॉन मस्क। एलॉन मस्क तो खुद साउथ अफ्रीका का है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये समझ में आ रहा है तुमको? हाँ जी बताओ। तो चीज़ ये है कि बाहर के लोग भी, स्टूडेंट्स भी इंडिया में आके पढ़ाई करके जाते हैं बिकॉज ऑफ द वैल्यू, ठीक है। अंडरस्टूड। अब देखो सिंपल चीज़ समझना कि जो बाहर देश के लोग इंडिया में आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, ऑब्वियसली उनको इंडियन करेंसी चाहिए होगा यहाँ पे खर्चा करने के लिए, तो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे किसी बैंक में खोला होगा और खर्चे के लिए पैसा जमा किया होगा। पकड़ लिया उसका स्टडीज कंप्लीट हो चुका है, तो क्या हो गया, फॉरेन स्टूडेंट आफ्टर स्टडी कंप्लीट पैसा रह गया उसके बैंक अकाउंट में। क्या वो बैंक अकाउंट से पैसा भेज सकता है अपने कंट्री में? ऑब्वियसली यस। कैन रेमिट मतलब भेजना एनी बैलेंस लेफ्ट इन देयर बैंक अकाउंट टू देयर होम, ठीक है। अच्छा नॉट फॉर सिटीजन ऑफ नेपाल भूटान और पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके लिए ना नेपाल भूटान पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा अब एनआरआई एंड पीआईओ के बारे में बात होता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड एनआरआई जो कि नॉन रेजिडेंट होता है, बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकेम इंडिया, ये है पीआईओ का मतलब, ठीक है। रेमिटेंस ये भी कर सकते हैं, क्या कितना बताओ, रेमिट $1 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके लिए तो अलग तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, बस ये तुमको याद रखना है। इनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला कि बताओ कितना क्या, तुमको 1 मिलियन तो याद ही है ना, बस इट इज मोर देन सफिशिएंट। अंडरस्टूड। सीधा इधर आ जाओ। रेमिटेंस बाय कंपनीज एंड एंटिटीज, क्या कंपनीज एंड एंटिटीज भी पैसे भेज सकते हैं? आंसर है यस। अब कैसे भेजे सुनो। एडी मतलब कौन? एडी मतलब कौन बताओ? एडी अभी हम लोगों ने तुमको दिखाया था। हाँ जी। ओहो हो दोस्तों, कहाँ है तुम्हारा दिल और दिमाग? ऑथोराइज्ड डीलर, एडी, जिसको हम लोग कहते हैं ऑथराइज्ड पर्सन। तो मैं अगर ऑथराइज्ड पर्सन कह दूं, ये नहीं समझना कि एडी एंड ऑथराइज्ड पर्सन अलग है। ऑथराइज्ड डीलर इज दी ऑथराइज्ड पर्सन। क्या है, समझ में आ रहा है? अच्छा इधर आ जाओ। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो ऑथराइज्ड डीलर है ना, ये परमिट कर सकता है इंडियन कंपनीज को अंडर लिक्विडेशन। तुम्हारा लिक्विडेशन हो चुका है, कंपनी बंद हो चुका है, पैसा उसा बच चुका है, क्या वो पैसा बाहर जा सकते हैं? आंसर है यस, ठीक है। अब इंडियन कंपनीज किस किस वे में पैसा भेज सकते हैं बाहर में, वो तुमको बता रहा हूं मैं। एडी में अलाउ इंडियन एंटिटीज टू रेमिट पीएफ, सुपर एन्युएशन, पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपैट्रिएट स्टाफ
एक्सपैट्रिएट का मतलब कौन होते हैं? रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट, जो इंडिया में एज अ रेसिडेंट है लेकिन वो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, उनको तो बाहर भेज ही सकते हैं ना पैसा, ठीक है। जो इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं और क्या मिल रहा है? सुपर एन्युएशन पेंशन फंड, काम खत्म हो चुका है उनका, पेंशन के लिए तो वो रेसिडेंट थे लेकिन परमानेंट रेसिडेंट नहीं, तो बाहर क्या पैसा भेजा जा सकता है? आंसर यस, काम के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। अच्छा, कलकत्ता में जाओ, तुमको कितने सारे फॉरेनर्स मिलेंगे तुमको, मेट्रो से वो लोग ट्रैवल करते, दे आर रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, दे आर डूइंग देयर सम काइंड ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कलकत्ता में जॉब है, कुछ जॉब नहीं है भैया, ठीक है, बेकार एकदम, बीइंग फ्रॉम कैलकाटा आई एम टेलिंग यू। और लेकिन वो लोग क्या करते हैं कल्चरली, कुछ वो लोग शायद रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है। उनके स्कूल जो है केंद्रीय विद्यालय में जाके वो लोग बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है। काफ़ी बार जब मैं मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ तब मेरे को दिखते हैं वो लोग, अंडरस्टूड, उनके बच्चे जो है वो लोग ड्रॉप करते स्कूल में। मैं जब गया हिमाचल प्रदेश में तुम्हारा वहाँ पे तो मैंने बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो घूमा है, लेकिन पर्टिकुलरली कौन सा था मेरे को याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट वाज धर्मशाला और समथिंग, वहाँ पे भी मैंने देखा। अच्छा, कसौल में भी मैंने देखा है, ठीक है, बहुत सारे फॉरेनर्स सेटल्ड, एकदम सेटल्ड बच्चों जो है उनको भेजा जा रहा है इनटू द इंडियन स्कूल्स, वो लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो आई हैव लर्नड अ बिग लेसन कि इंडिया को जानने के लिए ना प्रॉपरली सिर्फ न्यूज़ चैनल्स एंड ट्विटर पे हैंडल जो है चलाने से नहीं तुमको पता चलता है, यू हैव टू ट्रैवल अलॉट, यू शुड ट्रैवल, तब तुमको पूरा इंडिया दिखेगा कि इंडिया है क्या, अंडरस्टूड, यू हैव टू ट्रैवल। तो मैं तो मेक श्योर करता हूँ कि साल में कम से कम दो ट्रिप, नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनली मेरे को इंडिया देखना है अच्छे से, हर एक कॉर्नर जो बहुत डेंजरस है या फिर बहुत जो है ना क्या कहते हैं इसको, लोग ज़्यादा जाते नहीं, या फिर पकड़ लो जो मतलब मेन लैंड से दूर है, समझ में आ रहा है, तो उन सब जगहों पे जाके देखना, घूमना, इट इज़ स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरियाज एंड ऑल, यू हैव टू गो एंड सी ब्यूटिफुल प्लेसेस। कभी जाओ सिक्किम जाओ तुम लोग बच्चे, जब तुम लोग का हो जाएगा CS वगैरह आराम से कर लोगे, तो साल में 2 ट्रिप तो लगाना ही होता है, ठीक है। पहले नेशनल घूम लो, उसके बाद इंटरनेशनल जाना है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इसलिए है तब तुमको पता चलेगा कि बाहर देश में कितना गंद भरा है, समझ में आ रहा है। जो तुमको दिखता है ना कनाडा, US, फिर तुमको बाहर देश के कंट्रीज देखते हैं इतने क्लीन एंड ऑल दैट स्टफ, देयर आर ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, अंडरस्टूड, यू विल गेट टू नो कि क्या होता है बाहर में। सो पहले मेक श्योर कि यू आर ट्रैवलिंग द एंटायर इंडिया, एंड देन यू मेक श्योर कि यू विजिट द other countries too, so that you can compare, so that you can know why India is the best land you are born in, and you should stay back in India and make this land greater. Anyways, चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देखो, फिर ये हो चुका है, 2 कंप्लीट हो चुका है, फिर है रेमिटेंस, वाइंडिंग अप प्रोसीड ऑफ ब्रांच ऑफिस, पकड़ लिए तेरा ब्रांच ऑफिस वगैरह है, वाइंड अप हो चुका, बंद हो चुका है। फिर AD में परमिट रेमिटेंस ऑफ एसेट ऑन क्लोजर वाइंडिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस विद RBI का परमिशन, ठीक है, बाहर भेजने के लिए परमिशन मिल सकता है, क्या गॉट इट, ओके। रेमिटेंस ऑफ एसेट्स रिक्वायरिंग RBI अप्रूवल, रेमिटेंस अगर देखो USD 1 मिलियन तक तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर अगर जा रहा है कुछ भी रेमिटेंस बाहर जा रहा है तो RBI का अप्रूवल चाहिए होगा। मना कहीं पर नहीं किया गया है, मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, मना कहीं पर नहीं किया गया, ये जो लिमिट है इसके ऊपर भी तुम लोग भेज सकते हो, लेकिन मेकिंग श्योर दैट तुमको अप्रूवल मिल जाए RBI का, गॉट इट, ओके। व्हेन हार्डशिप वुड बी कॉज्ड इफ द रेमिटेंस नॉट मेड, इसका मतलब क्या होता है, हार्डशिप विल बी कॉज्ड, बाहर देश में बैठा हुआ किसी इंसान को बहुत तकलीफ होगा अगर रेमिटेंस नहीं पहुंच रहा है तो सर ये कौन से केसेस होते हैं? ये केस जो है ऐसा हो सकता है जो इंडिया में काम करके बाहर चले गए हैं, या फिर बाहर में कोई रिलेटिव वगैरह तुम्हारा रह रहा है और उनको बहुत ज़्यादा पैसा जो है ज़रूरत है फॉर सम मेडिकल पर्पसेस या फिर किसी भी पर्पसेस के लिए, और तुम 1 मिलियन के ऊपर तुम भेजना चाहते हो इंडिया के बाहर, ठीक है, तो तुम RBI से अप्रूवल ले लो, अंडरस्टूड, तो वो लोग अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंडरस्टूड, ओके। इंडिया में एसेट सेल करके बाहर पैसा भेज रहे हो तो RBI का अप्रूवल चाहिए, सिंपल चीज। अच्छा, सब चीज़ों में इनकम टैक्स का क्लियरेंस चाहिए होता है।
अच्छा, फिर है एग्जाम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ रिपैट्रिएशन। अच्छा, ये जो कन्वर्टिंग इनटू रुपीस है, रिपैट्रिएशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग इनटू रुपीस। अब देखो ये कब कब अलाउड, मतलब कब कब तुम एक्सेप्शन में आ जाते हो, मतलब कन्वर्ट ना करो तब भी चलेगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एक है फॉरेन करेंसी या फिर कॉइन, ठीक है, तुम्हारे पास रह चुका है और जितना आरबीआई ने स्पेसिफाई किया उतना। फिर आता है होल्डिंग ऑपरेटिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट, लिमिट के अंदर रह के तुम फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्ड करके रखे हो। जैसे मैंने तुमको बताया था एडी के पास अकाउंट होल्ड कर सकते हो, है ना, तुमको बताया था, फिर से दिखा दूं सो दैट तुम रिलेट कर पाओ चीजों को। दोस्तों यहीं पे हम लोगों ने कहीं पे देखा था, ए रिटेन्ड इन अकाउंट विथ एडी, ठीक है, यहां पे तुम रख रहे हो, तुमको कन्वर्ट नहीं करना है। चलो ये दूसरा पॉइंट हो चुका है। इजी है चीजें, ठीक है, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ मतलब तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि तुम इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़े नहीं हो कभी भी जिंदगी में, है ना, इसलिए तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बाकी तो इजी है चीजें। फिर अक्वायर्ड रिसीव्ड बिफोर जुलाई 8 1947 से पहले अगर तुमको मिल चुका है वो अमाउंट, वो तुम कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करेक्ट। गिफ्ट इनहेरिटेंस, गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस, ओके, गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस। एक्सचेंज अर्नड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, सर्विस। फिर रिसीव्ड एज आरबीआई डीम्स फिट, जो आरबीआई डीम फिट करे उतना रिसीव कर लिए तो चलता है। चलो फिर आता है पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन्स, ठीक है। पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी एक लिमिट तक ठीक है, ये जो यूएस 2000 है ना, तुमको ये याद रखना, यूएस डॉलर 2000 रुपीज, इतना तक ठीक है, चलता है, तुम कर सकते हो, रख सकते हो। कौन से पर्सन के लिए है, ऑथराइज्ड पर्सन के लिए है, एनी पर्सन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, ऑथराइज्ड पर्सन जो है ना, ऑथराइज्ड पर्सन कौन होते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन तो भैया ये ऑथराइज्ड डीलर होता है। अब इनके पास, इनको अगर लिमिट लगा दोगे इनके ऊपर तो वो एक्सचेंज कैसे करवाएगा। अब डेली बेसिस पे कितने सारे लोग आते हैं इनके पास, फॉरेन एक्सचेंज मनी जो है एक्सचेंज करने के लिए इंडियन रुपीस लेकर जाते हैं एंड फॉरेन मनी जो है वो डिपॉजिट करके जाते हैं। तो इनको क्या लिमिट लगाओगे कि 1 करोड़ तक तुम रख सकते हो, तो आरबीआई या फिर सेबी किसी ने भी लिमिट नहीं लगाया इनके ऊपर, एडी के ऊपर, याद रखना, क्योंकि ये इनका काम ही है फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करके, तो इनके पास तो अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। फिर आता है एनी पर्सन, पोजेशन विदाउट लिमिट ऑफ फॉरेन करेंसी, एनी पर्सन अदर देन दी ऑथराइज्ड पर्सन एंड एनी पर्सन, पोजेशन विदाउट लिमिट ऑफ फॉरेन कॉइन्स वो रख सकते हैं, ठीक है। अब सुनो एक चीज, रेसिडेंट इंडिया के लिए क्या है, 2000 यूएस डॉलर, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, और रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया, उनके लिए भी वो लोग कर सकते, मे पोजेस विदाउट लिमिट फॉरेन करेंसी इफ अक्वायर्ड हेल्ड एंड ओन्ड विद रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड लॉफुली ब्रॉट इनटू इंडिया, ठीक है। अगर लॉफुली तुम इंडिया में लेकर आ रहे हो तो तुम हेल्ड कर सकते हो, अंडरस्टूड। रेसिडेंट जो कि परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है। अब तुमको वैसे भी जब तुम पैसे लेकर आओगे इंडिया के अंदर, जब तुम पैसे लेकर आओगे इंडिया में, तो तब तुम रेसिडेंट हो लेकिन परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर कैप किस बात का है ना। चलो आगे देखते हैं। फिर मैनर ऑफ रिसीट पेमेंट, इसको छोड़ दो, ये कोई दरकार नहीं है, सीधा इधर आ जाओ टॉप। सो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, डिक्लेरेशन देता हूँ बस तुमको, आरबीआई को बताना होता है कि भैया हम इतने क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना करना चाहते वगैरह वगैरह, पूरा जो है डिटेल्स वगैरह तुम्हारे एक्सपोर्ट का वो आरबीआई को बताना होता है, इंफॉर्मेशन फर्निश करना होता है आरबीआई को, ठीक है। और आरबीआई को डिक्लेरेशन देना होता है, एक है डिक्लेरेशन, एक है इंफॉर्मेशन। अच्छा, आरबीआई का पूरा पावर है, आरबीआई का पूरा पावर है, मे डायरेक्ट exporters to comply with requirements to ensure fully reduced export value is received without delay, मतलब विदाउट डिले तुमको पैसा मिल जाए, ठीक है। अच्छा, फिर देखो, सर्विस एक्सपोर्टर मस्ट फर्निश डिक्लेरेशन टू आरबीआई विथ ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी रियलाइजेशन, अच्छा थर्ड पार्टी रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, ये है
बेचने वाला, ये है खरीदने वाला। तो ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है इससे। तो नॉर्मली तो यही पेमेंट करेगा ना, जो खरीद रहा है वो तो बेचने वाले को पेमेंट करेगा। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी से पेमेंट आ रहा है अदर देन द पर्सन हु परचेस्ड, इससे पेमेंट नहीं आ रहा है, पेमेंट इससे नहीं आ रहा है, इससे आ रहा है, तो थर्ड पार्टी है। तो इसकी डिटेल्स तो तुमको आरबीआई को नहीं बताना तो होगा ना दोस्तों। हाँ, बस इसी बात का याद रखना। थर्ड पार्टी रियलाइजेशन, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन द एक्चुअल बायर। ठीक है, फिर देखो मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, ये तो भैया पेड थ्रू एन ऑथराइज डीलर। ऑब्वियसली ऑथराइज डीलर के डेफिनेशन तुमको पता ही है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग सीधे द राजा पावर ऑफ आरबीआई टू इशू डायरेक्शंस टू ऑथराइज्ड पर्सन। हाँ जी, डायरेक्शन दे सकता है, और अगर उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया गया तो फाइन लगेगा उसके ऊपर। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, फेलियर टू फाइल रिटर्न तो उनको भी भरना होता है ऑथराइज पर्सन को। फाइन अप टू 10,000, एडिशनल 2,000 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन। पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंस्पेक्ट ऑथराइज पर्सन, हाँ ऑब्वियसली। एडजुडिकेशन अपील, इसके लिए देखो पूरा डेडिकेटेड तुम्हारा न्यायपालिका जो है बनाया गया है। तो एक होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज टू होल्ड इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 13। अब समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है, पावर डिसाइड करता है, जुरिस्डिक्शन मतलब पावर। ठीक है, एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वायरीज ऑन कंप्लेंट फ्रॉम ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर ने कंप्लेंट कर दिया किसी के बारे में, तो वो सारा डिटेल वगैरह यही देखते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देंगे, मतलब पूरा न्यायपालिका है, समझ में आ रहा है ना। अपॉर्चुनिटी देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, अच्छा। कैन डिमांड बॉन्ड गारंटी इफ पर्सन लाइकली टू एब्सकॉन्ड और इवेड पेनल्टीज। ठीक है, ये तो अलग चीज़ है, इसको इग्नोर करो, ये तुमको याद रख लेना है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके वो जजमेंट देता है। सिंपल चीज़ों को सिंपल रखो। अपील कर सकते हैं स्पेशल डायरेक्टर को, हाँ। अगर तुमको पसंद नहीं आया जजमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तुम स्पेशल डायरेक्टर को अपील करो। कितने दिन के अंदर अंदर? प्रिस्क्राइब्ड फी के साथ 45 डेज के अंदर अंदर, सीधा अगेंस्ट द असिस्टेंट डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ऑर्डर। ठीक है, ओके। स्पेशल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। अंडरस्टूड 45 डेज, या गॉट इट। अच्छा, फिर आता है अपील टू एपीलेट ट्रिब्यूनल। तुमको इसका डिसीजन भी सही नहीं लगा स्पेशल डायरेक्टर का, तुम किसके पास जाओगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अच्छा, कौन कौन अपील कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपील कर सकते हैं, एनी पर्सन जो अग्रीव्ड है वो भी अपील कर सकते हैं। प्री डिपॉजिट, अपीलेंट मस्ट डिपॉजिट पेनल्टी अमाउंट, ट्रिब्यूनल में वेव प्री डिपॉजिट फॉर अनड्यू हार्डशिप। ठीक है, पेनल्टी अमाउंट जो है वो तो पहले भर देना होता है, उसके बाद तुम अपील वगैरह करो, अगर उसको लगे सही लगे तो वो रिटर्न तुमको कर देगा। प्रोसीजर, अपील इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में तुमको करना होता है 45 डेज। ठीक है, फिर देखो ये तो तुमको सब पता है। ठीक है, एक्सपीडियस डिस्पोजल, इनविडियर टू डिस्पोज विद इन 180 डेज, रिकॉर्ड रीजन इफ नॉट। सिंपल चीज है, 180 डेज के अंदर जैसे केस चालू हुआ तो 180 डेज के अंदर अंदर तुम्हारा केस बंद होना चाहिए। अच्छा, ट्रिब्यूनल अपने मर्जी से भी बुला सकता है। हाईकोर्ट को अपील किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, हाँ ऑब्वियसली ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट भी हाईकोर्ट में जा सकते हो तुम लोग। तो ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट तुम जा सकते हो हाईकोर्ट में 60 डेज के अंदर अंदर, बस तुमको टाइम लिमिट वगैरह याद रखना है। ठीक है, 60 डेज के अंदर अंदर, ऊपर में 45 डेज। अच्छा, सबसे ऊपर चलते हैं हम लोग, सबसे ऊपर में हम लोगों ने देखा है 45 डेज। ठीक है, ये तो स्पेशल डायरेक्टर हो गया, इसके अगेंस्ट में अपील कर रहे हो ना ऑब्वियसली, तो इसके अगेंस्ट में ठीक है अपील करोगे 45 डेज। फिर आता है तुम्हारा यहाँ पे 180 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। सीधा जाओगे हाई कोर्ट के पास 60 डेज। ठीक है, और ये होमवर्क है कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज, ये पेनल्टी एक बार याद कर लेना। ठीक है, होमवर्क है जनरल कॉन्ट्रावेंशन अगर किए तो क्या पेनल्टी है, इसमें क्या पेनल्टी है, तो पेनल्टी तुम घर में होमवर्क कर लेना कितना रुपए का लगता है। ठीक है, मैंने पूरा नोट्स बना के रखा है, तुम्हारा जिंदगी आसान कर दिया है। नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अच्छा, कंपाउंडिंग का मतलब तेरे को पता है राइट, तेरे को पहले से पता है।
तू वॉलंटरी जा रहा है, एडमिशन कर रहा है कि तूने कोई मिस्टेक किया और तू वॉलंटरी जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है? आंसर है यस। तूने कोई मिस्टेक किया तो वॉलंटरी जाके बोल रहा है कि मेरे से ये गलती हो गया, क्या वो पॉसिबल है? आंसर है यस। कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, हाँ, तो वहाँ पे तुमको क्या हो जाता है, उसका कंपाउंडिंग ऑथोरिटी कौन रहता है? तुम गिल्टी प्लीड कर रहे हो, ठीक है, रेड्रेसल सीक कर रहे हो, तो ऑथोरिटी कौन रहता है? आरबीआई अपॉइंट करता है, ऑफिसर नॉट बिलो असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है। सीधे इधर आ जाओ। एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग, तुमने मिस्टेक किया, गलती किया, तुम कैसे अप्लाई करोगे? यहाँ पे प्रवाह पोर्टल पे, ठीक है। फीस लगेगा 10,000, ओके। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये भेज देना है, बस याद रखो, इतना ही याद रखो। क्या एग्जामिनेशन आरबीआई करेगा? ऑब्वियसली। कंपाउंडिंग का प्रोसीजर क्या होता है? आरबीआई के अंडर में है, जैसे मैंने हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, देखो आरबीआई, तो आरबीआई क्या करेगा? एग्जामिनेशन करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, सब कुछ देखेगा, उसके बाद जो है वो अपना रिजल्ट सुनाएगा। एम्पावर्स आरबीआई टू इशू डायरेक्शंस टू ऑथराइज्ड पर्सन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी पेमेंट और एक्शन। अच्छा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना, कोई काम का नहीं है ये वाला चीज, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेमा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या कर सकता है वो हम लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं देखना है, दूसरे चैप्टर में हम लोग करेंगे जहाँ पे पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानेंगे। अंडरस्टूड? आई होप। यहाँ से करना है तो तुम कर भी सकते हो, मैंने पॉइंट वाइज में बना रखा है, बहुत ही ईजिली बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आरबीआई, तो वो कंप्लीट कर लोगे तो मुझे को पता है। इसी के साथ ये हार्ड चैप्टर जो है मैंने इजी वे में तुमको समझा दिया है, पूरा का पूरा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो भी डिफिकल्ट लगे मुझको मैसेज करना, कमेंट करना, हम लोग सारे रिप्लाईज करेंगे, सारे डाउट को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग न्यू एक चैप्टर के साथ, जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करेंगे तुम्हारे CMSL एंड ECIPL बोथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।